Hello everyone, my name is Rohit Singh and you are watching my YouTube channel RGS Group 07 Studies। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने भारतीय संविधान से रिलेटेड कई अन्य वीडियो भी बनाए हुए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में सिंपली मिल जाएंगी, और वहां पे आप जाके भारतीय संविधान से संबंधित कुछ अन्य टॉपिकों को सीख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो आप सभी अपने स्क्रीन पे देखिएगा, लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हेडिंग है, मेन हेडिंग। ठीक। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान की, जब आप संविधान खोलोगे तो सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है। और आप सभी को बता दूं कि प्रस्तावना शब्द संविधान में आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे दिया हुआ है उद्देशिका। ये जो प्रस्तावना लिखा गया है ये शब्द आपको संविधान में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा उद्देशिका या प्रियम्बल, इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखिएगा इसमें जो जो वर्ड होगा उसका सारा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा, पूरा एलिब्रेट किया गया एक एक चीज़ का। और जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित भी सारे तथ्य इस वीडियो में दिए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक। और जैसा कि ये जो प्रियम्बल हमारा जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में शब्दों का क्रम पूछ लेता है कि जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से सही क्रम क्या है। तो जब आपको याद होगा तभी आप लगा पाओगे। तो ये आपको पूरा प्रस्तावना याद होना चाहिए। ठीक है। फिर ये तारीख जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है। तो ये आपको तिथि याद होनी चाहिए। फिर ये मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये भी याद होना चाहिए। ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 2006 विक्रमी। तो अब ये मत समझिएगा कि जो भारतीय कैलेंडर जो चलता है, जो गवर्नमेंट का कैलेंडर होता है, वो विक्रम संवत पे आधारित है, ऐसा नहीं है। विक्रमी लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय जो कैलेंडर है, जो गवर्नमेंट का कैलेंडर है, वो शक संवत पे चलता है। तो यहाँ पे इस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आप लोग को याद हो गया कि विक्रमी याद है तो आप ऑप्शन में दिया हुआ है विक्रम संवत, शक संवत, तो आपने विक्रम संवत लगा दिया। तो ऐसा मत करिएगा। फिर आगे देखिएगा, आगे है प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो यहाँ पे सारे दिए गए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है संविधान में उद्देशिका। ठीक है। ये का छूट गया, देखिएगा का पे आके मात्रा लगा लीजिएगा। उद्देशिक लिखा उद्देशिका होगा। संविधान में उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया या प्रियम्बल शब्द का प्रयोग किया गया, प्रस्तावना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तावना शब्द का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा फिर आगे है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है। फिर आगे देखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 दिन बाद ही 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये अस्थायी थे, ये अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। जो उद्देश्य प्रस्ताव है या जो उद्देशिका हमारे संविधान में है, उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था संविधान सभा के सामने। ठीक है। और उसी से ही संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। तो 13 दिसंबर को उन्होंने
पेश किया था। और देखिएगा फिर आगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, प्रस्तावना की अवधारणा ली गई है। प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि कौन से सोर्स कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, तो फंडामेंटल कहाँ राइट कहाँ से लिया गया है, चाहे सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, ये सब सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में मेंशन की हुई हैं। वो लोग आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फिर आगे देखिएगा, आगे है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में सर्वप्रथम यह माना गया कि उद्देश्य का संविधान का अंग है। सबसे पहले बेरूबारी केस में माना गया कि सब जो उद्देशिका है या प्रियम्बल है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह माना गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लगाइएगा कि है। ठीक है, अब देखिए उस उद्देशिका की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसमें उद्देशिका संविधान का अंग है। ठीक है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, उद्देशिका में संशोधनी है उद्देशिका, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। फिर लिखा उद्देशिका में निहित मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का कुछ मूल ढांचा है, जैसे उद्देशिका में कई वर्ड हैं, पंथ निरपेक्ष हो गया, समाजवाद हो गया, लोकतंत्रात्मक हो गया, इन सभी चीज़ों में चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ और वर्ड जैसे उसमें जोड़ना हुआ, जैसे अखंडता जोड़ा गया, फिर पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, ये सब चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो वही चीज़ कह रहा है कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें और हमें ऐड करना हो, ठीक है, समय के साथ, तो हम वो ऐड कर सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या उद्देश्य का प्रवर्तनीय नहीं है। देखिएगा ये प्रवर्तनीय वर्ड है, इंग्लिश में बोलते हैं इनफोर्सिएबल। प्रवर्तनीय मीन्स होता है कि उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, उसके लिए आप केस नहीं लड़ सकते कि उद्देशिका के माध्यम से आप किसी कोर्ट में जाके मतलब ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये अधिकार नहीं मिल रहा है और ये उद्देशिका में लिखा हुआ है ऐसा, तो वो इनफोर्सिएबल नहीं होगा। ठीक है, न्यायालय उसको लागू नहीं करा सकता है। तो ये चीज़ है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी इनफोर्स जैसे मौलिक अधिकार है वो इनफोर्सिएबल है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये चीज़ है। फिर आगे देखिएगा, आगे है यहाँ पे लिखा हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि जो उद्देशिका है वो संशोधनीय है, उसमें संशोधन हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता। ये तीनों वर्ड पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 3 वर्ड संविधान में जोड़े गए थे या कितने कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो ये सब याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिएगा, प्रस्तावना की मूल बातें। देखिएगा प्रस्तावना हमें बताती है, यहाँ लिखा हुआ है प्रस्तावना बताती है सत्ता का स्रोत कौन है। ठीक है, सत्ता का जो गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट किसके द्वारा बनती है। ठीक है, फिर देखिएगा आगे है सत्ता का स्वरूप क्या है। ठीक है, फिर आगे है सत्ता का उद्देश्य क्या है। सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, सारा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में। फिर देखिएगा आगे क्या है, यहाँ लिखा हुआ है सत्ता का स्रोत कौन है। ठीक है, तो भारत की जनता सत्ता की स्रोत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ आम चुनाव होते हैं, उसके द्वारा लोकसभा में, विधानसभा में जो भी हमारे प्रतिनिधि चुने आते हैं। तो भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है। ठीक है, भारत की जनता जो है वही सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, हम भारत के लोग, ये वही प्रस्तावना जहाँ शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र जो भी है, तो वही चीज़ यहाँ अटैच करके अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। लास्ट में लिखा था ना अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिएगा अंगीकृत का जो मीनिंग होता है वो होता है स्वीकारना। ठीक है, जो भारतीय संविधान को क्या करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। अंगीकृत का मीन्स होता है स्वीकार करते हैं। अधिनियमित मीन्स होता है लागू करना। ठीक है, संविधान को लागू कराते हैं। आत्मार्पित मीन्स होता है भविष्य की पीढ़ियों को सौंपना। जैसे संविधान सभा जो उस समय बनी हुई थी, उन्होंने अपने जो भी पीढ़ियाँ, आगे की पीढ़ियाँ, जैसे
वर्तमान समय में हम ही लोग हैं, हम लोग को सौंपा। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर आगे देखिएगा, सत्ता का स्वरूप क्या है। उद्देशिका बताती है सत्ता का स्वरूप क्या है। तो सत्ता का स्वरूप देखिएगा, सत्ता का स्वरूप से मीनिंग है अर्थात सरकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी। सरकार जो होगी, जो सरकार बनेगी भारतीय सरकार, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र होगी। ठीक है, अब सारी इन वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है। ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, जैसे मान लीजिए कोई विदेश नीति है तो वो भारत डिसाइड करेगा वो किस देश के साथ संबंध रखना चाहता है, किस देश के साथ नहीं संबंध रखना चाहता है। और मान लीजिए कोई भी आंतरिक निर्णय है, जैसे मान लीजिए समान नागरिकता का कोई कानून बनने वाला है या बन रहा है, तो उसमें भारत के लोग ही निर्णय लेंगे, चाहे भारत के जो भी प्रतिनिधि है वो निर्णय लेंगे कि ये कानून कैसे बनेगा। कोई दूसरा देश हमें नहीं बताएगा कि आप कानून ऐसे बना लो, चाहे ये कर लो। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। आगे देखिए, लिखा हुआ है कोई बाहरी देश या शक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई दूसरा देश या कोई शक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र है। फिर आगे देखिएगा, समाजवादी। समाजवाद का भारत में अर्थ लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इसका अर्थ है आय, या ए हो गया है, आय होगा यहाँ पे, आय इनकम जो होता है वो है आय, और जीवन स्तर की असमानता को कम करना तथा मजदूर व वंचित वर्गों का कल्याण करना। ठीक है, तो ये भी देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर आगे देखिएगा, आगे है पंथ निरपेक्षता क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें राज्य का कोई धर्म ना हो। ठीक है, तो भारत जो राज्य है, ठीक है, उसमें उसका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का मीनिंग पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में कि पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें ये वही ऑप्शन सही होगा जिसमें राज्य का कोई धर्म ना हो, तो उस पर टिक करिएगा। फिर आगे है, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हों, जैसा कि प्राप्त है सभी को, और केवल धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव न किया जाए। ठीक है, बस धर्म के आधार पर ही भारत के नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये चीज़ है। फिर देखिए, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, सभी को पता होगा, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। ठीक है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल। ठीक है, फिर देखिए गणराज्य, रिपब्लिक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे देश से है जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, जो गणतंत्र होता है, जो रिपब्लिक देश होता है, उसका जो राज्य प्रमुख होता है वो वंशानुगत ना होकर उस जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, ब्रिटेन लोकतांत्रिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक देश होते हुए भी गणराज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के जो राज्य का जो प्रमुख होता है, वहाँ की क्वीन होती है, वहाँ की रानी होती है। ठीक है, तो इसलिए, और वो जो क्रम है वंशानुगत चलता रहता है। रानी के बाद उनकी जो लड़के होंगे, चाहे उनके जो नाती पोते होंगे, वो लोग राज करेंगे। लेकिन भारत क्या है, जो रिपब्लिक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको जनता चुनती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, सत्ता का उद्देश्य क्या है। अब जो प्रस्तावना है वो बताती है कि सत्ता का उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आए तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए लोगों के प्रति, वो चीज़ बताता है। यहाँ देखिएगा, आर्थिक राजनीतिक न्याय जनता को प्रदान करना। यहाँ देखिए सामाजिक छूट गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बातें करती है प्रस्तावना। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने तरह के न्याय की बात प्रस्तावना में दी गई है, तो 3 तरह की बात है। यहाँ पे आप लोग सामाजिक ऐड कर लीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जनता को प्रदान करना। अब देखिए सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए व्यवहार करना। ठीक है, किसी भी वर्ग विशेष का व्यक्ति हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आर्थिक न्याय क्या होता है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। ये नहीं कि कोई अमीर है, गरीब है, तो राज्य उनमें विभेद नहीं करेगा, उनको एक समान रूप से ही देखेगा। ठीक है, ये चीज़ है। फिर देखिएगा आगे, राजनीतिक न्याय क्या है।
राजनीतिक न्याय में है ह- हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। ठीक है, राजनीतिक के जो भी दफ्तर होंगे उनमें सभी को जाने का अधिकार है, कोई भी हो, चाहे चाहे शोषित वर्ग से है, चाहे गरीब है, अमीर है, चाहे मुख्य धारा से कटा हुआ भी व्यक्ति है, तो उसको भी जाने का अधिकार है। ऐसा ये नहीं कि अमीर व्यक्ति है बस उसी को जाने का अधिकार है। तो ये है राजनीतिक न्याय। ठीक है, और कोई भी अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है। ठीक है, कि हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, सभी को अधिकार है ऐसा। फिर आगे देखिएगा, आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, ये भी उद्देश्य में आएगा। ठीक, विचार आंतरिक क्रिया है। विचार जो हम करते हैं, जैसे चिंतन करना, दिमाग में ही करते हैं, तो ये आंतरिक क्रिया है, किसी को पता नहीं करेगा हम क्या विचार कर रहे हैं। ठीक है, फिर अभिव्यक्ति जो है, यहाँ पे दूसरा वर्ड जो ये अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति विचार का प्रकटीकरण है। जब हम कुछ बोलते हैं, अपने विचार बताते हैं किसी को, उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। ठीक है, विश्वास से तात्पर्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा को स्वीकार करना है या उसमें विश्वास करना है। जैसे गांधीवादी विचारधारा, अहिंसा परमो धर्म, ये हो गया। नेहरू जी की विचारधारा में विश्वास करना, ये सब चीज़ें हैं। फिर आगे देखिएगा, आगे है धर्म की स्वतंत्रता से तात्पर्य है धर्म को स्वीकार करना, जैसे अहिंसा में विश्वास करना या ईश्वर में विश्वास करना। ठीक है, और जैसा कि पता ही है आप सभी को, भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है उपासना धर्म का व्यवहारिक रूप है। उपासना जो है वो धर्म का व्यवहारिक रूप है। धर्म के कर्मकांड को प्रयोग में लाना, जैसे नमाज पढ़ना या यज्ञ करना या तिलक लगाना। उपासना जो है वो धर्म का व्यवहारिक रूप है, जैसे या कोई पूजा करता है, अगरबत्ती दिखाता है, या कोई नमाज करता है, नमाज अदा करता है, या यज्ञ करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर आगे देखिएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करना। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करना, इसमें है प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है समाज में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या हैसियत उस व्यक्ति की योग्यता और समाज को दिए गए योगदान पर तय की जाएगी, ना कि लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर। ये नहीं कि आप उच्च वर्ग के हैं तो आपको हैसियत उस आधार पे, आप ब्राह्मण वर्ग के हैं तो आपको उच्च माना जाएगा, आप दलित वर्ग के हैं तो आपको निम्न माना जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा या हैसियत व्यक्ति की योग्यता, उसकी योग्यता कैसी है व्यक्ति विशेष की, उस पर तय किया जाएगा, और समाज में क्या उसने योगदान दिया है उससे तय किया जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठा। और आगे देखिएगा, अवसर की समानता से तात्पर्य है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के समान अवसर दिए जाएंगे, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा विकसित होने का। फिर आगे देखिएगा, नागरिकों में बंधुत्व का विकास करना। ठीक है, नागरिकों में बंधुत्व का विकास करना, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना, आपस में भाईचारे की भावना को विकसित करना, ये भी जो गवर्नमेंट होती है उसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, संविधान एकल नागरिकता के एकल तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान एकल नागरिकता के एकल तंत्र के माध्यम से, कि सभी की एक ही नागरिकता है, वो सभी क्या है, भारत के नागरिक हैं। ये नहीं कि राज्य की अलग नागरिकता होगी और देश की अलग नागरिकता होगी, ये नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग क्या हैं, भारतीय नागरिक हैं, एक देश के नागरिक हैं। फिर आगे देखिएगा, आगे है व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। ठीक है, सत्ता का उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूरे जीवन जीने का अवसर देना। ठीक है, कि सभी को आवास उपलब्ध हो, पेयजल की, स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, ये सब चीज़ों की व्यवस्था करना, ये भी सत्ता का उद्देश्य होना चाहिए। फिर आगे देखिएगा, आगे है एकता और अखंडता को बनाए रखना। एकता मुख्यतः एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, नागरिकों में एक होने की भावना विकसित करना, ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम सभी एक हैं, एक देश के नागरिक हैं, और समाज हित में एक साथ हम मिलकर काम करेंगे। ठीक है, आगे है अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है, भारत क्षेत्र या भूभाग भारत से अलग ना हो। अखंडता क्या है, एक भौगोलिक संकल्पना है, पूरा जो भारत का क्षेत्रफल है, जो भी राज्य हैं, वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है ये। फिर आगे देखिएगा, जो प्रस्तावना से संबंधित कभी कभी महत्वपूर्ण जो कथन होते हैं, कई जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे संविधान सभा में थे, या जो चिंतक थे, विद्वान थे, उन लोगों ने प्रस्तावना के बारे में
कुछ कथन बोले बोले हुए हैं, तो वो कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। राजनीतिक जनपत्र किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री बोला है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने। ठीक है, फिर देखिएगा संविधान की कुंजी बोला बारकर ने। ठीक है, बारकर भी संविधान के एक बड़े विद्वान थे। ठीक है, उन्होंने बोला है। संविधान की आत्मा बोला है ठाकुरदास भार्गव जी ने। ठीक है, तो ये सब सारे कथन आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे नोट दिया हुआ है, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे दिया हुआ संविधान की आत्मा, यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला ठाकुरदास भार्गव जी ने, फिर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो जिस हिसाब से ऑप्शन में आया होगा, ठीक है, और जिसके बारे में पूछा रहेगा, जैसे पूछ देगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा किसने कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। तो इस चीज़ों में कंफ्यूज मत करिएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो आई होप सो कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।